and welcome to CEC Gurukul Live. I am Sanjay Agarwal. I am a media and communication specialist. और मैंने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में 28.5 साल हज़ारों कार्यक्रम बनाए, प्रेजेंट किए। और आज हम बात करेंगे कि जो रेडियो के लिए स्क्रिप्ट है उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्क्रिप्ट को स्ट्रक्चरिंग से पहले ना प्लान करना ज़रूरी होता है। सो प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम में क्या जाएगा, कार्यक्रम किस समय जाएगा, कार्यक्रम की ड्यूरेशन क्या होगी, कार्यक्रम का फॉर्मेट क्या होगा। ये सब चीज़ें जब हम प्लान कर लेते हैं, जान लेते हैं, अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आते हैं स्ट्रक्चरिंग द स्क्रिप्ट पे। फिर हम कागज़ और कलम लेकर बैठते हैं कि भाई अब जो है हमने सब योजना बना ली, हमने जितने भी एलिमेंट्स थे वो जान लिए कि मेरी ड्यूरेशन क्या है, मेरा बजट क्या है, मुझे कितना समय मिल रहा है, तो मैं उसी हिसाब से मैंने रिसर्च कर ली। अब मैं कागज़ कलम के हिसाब से ये तय करता हूँ कि क्या। तो इसमें जो है 3 तरह के इनपुट्स होते हैं किसी भी स्क्रिप्ट में। नरेशन, इसके बाद डिटेल्स ऑफ ऑडियो इनपुट्स। ऑडियो इनपुट्स का मतलब है कि वो स्पोकन वर्ड है या जो है उसमें म्यूजिक है या ऑडियो इफेक्ट है। नरेशन पार्ट हो गई आपके स्पोकन वर्ड का। फिर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस, ये 3 चीज़ें जो हैं ये स्क्रिप्ट का हिस्सा होती हैं। तो मान लीजिए आप एफएम के लिए एक कार्यक्रम कर रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। अब उसमें जितने भी कार्यक्रम आप सुनते हैं तो आपने सुना होगा कि एक एंकर आता है, वो कुछ बोलता है। तो जो एंकर बोलता है उसको बोलते हैं नरेशन। अब डिटेल्स ऑफ ऑडियो इनपुट्स मतलब स्पोकन वर्ड, क्या एंकर के अलावा कुछ और होगा? क्या हम किसी डॉक्टर की बात उसमें सुनवाएंगे? क्या हम किसी राजनेता से बात करेंगे, सरकारी अधिकारी से बात करेंगे? तो क्या कुछ और भी जाएगा ऐसा? नरेशन तो मेन एंकर आपका प्रेजेंटर जो बोल रहा है उसको नरेशन बोलते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी और उसमें स्पोकन वर्ड जा रहा है वो आपको अपनी स्क्रिप्ट में मेंशन कर रहा होगा। फिर कहाँ पर संगीत जाएगा? अगर आप गाने सुनवाने वाले हैं अपने कार्यक्रम में तो गाना कौन सा सुनवा रहे हैं, उस गाने की डिटेल आपको देनी होगी, उसकी ड्यूरेशन क्या है वो देनी होगी। आपको मेंशन करना होगा कि क्या वो गाना जो है वो नरेशन के नीचे रहेगा या कैसे आएगा। सो ये इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस भी जो हैं ये आपकी स्क्रिप्ट का हिस्सा रहेंगी। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नरेशन क्या है? जो मेन प्रेजेंटर है उसका ऑडियो इनपुट, जैसा मैंने अभी बताया कि आपका जो एंकर है, प्रेजेंटर है, वो जो कुछ भी बोलता है वो आपकी नरेशन कहलाती है। और नरेशन में क्या होना चाहिए? नरेशन में एक कहानी होनी चाहिए जिसमें एक शुरुआत हो, एक मिडल हो, एक एंड हो। जैसे कोई भी जो स्क्रिप्ट होती है रेडियो की हो, चाहे वो टीवी के लिए हो, चाहे वो समाचार पत्रों के लिए हो, प्रिंट मीडिया के लिए हो, किसी भी कहानी में 3 हिस्सा उसके रहते हैं, बिगनिंग, मिडिल और एंड। तो आपकी जो नरेशन है उसमें भी एक इसी तरह का फ्लो होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें यह भी हो सकता है कि पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम जो है वो एक ही थीम पर हो। तो अगर एक ही थीम पर है तो आपकी बिगनिंग जो शुरुआती पहले बोलेगा नैरेटर, फिर उसके बाद बीच में क्या क्या चीज़ें आप देंगे और आप किस तरह से कंक्लूड करेंगे। लेकिन उस 1 घंटे के कार्यक्रम में यह भी हो सकता है कि आपके 3 या 4 सेगमेंट्स हों, यानी आप 3 या 4 अलग अलग चीज़ों पर बात करें। तो लेकिन जो एक सेगमेंट है उसकी बिगनिंग, उसका मध्य और उसका कंक्लूजन, ये आपकी स्टोरी में, ये आपकी नरेशन में होना चाहिए। और आपकी नरेशन की जो स्क्रिप्ट है वो इस तरह की होनी चाहिए कि लिसनर्स एंगेज रहें, वो जुड़े रहें कार्यक्रम के साथ। यानी आपकी भाषा जो है वो बहुत ही अच्छी हो। अच्छी का मतलब ये नहीं कि बहुत गूढ़ हो, बहुत क्लिष्ट हो, बहुत मुश्किल हो। भाषा अच्छी हो का मतलब है कि लिसनर को वो भाषा बड़े आराम से समझ में आए, लेकिन उसको सुनकर मज़ा भी आए। अगर आपका कार्यक्रम ऐसा है जिसमें आप थोड़ा मनोरंजन का पुट लाना चाहते हैं तो आपके थोड़े चुटकुले हो सकते हैं, आपकी भाषा थोड़ी चटक हो सकती है। लेकिन यदि आप किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं तो आपकी भाषा वैसी ही होगी। लेकिन गंभीरता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करें। कभी कभी मैंने देखा है अपने पूरे करियर में, राइटर्स को लगता है कि वो अगर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे लिसनर्स
और प्रोड्यूसर दोनों ही इम्प्रेस होंगे। लेकिन ये याद रखिए कि आप अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिख रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लिख रहे हैं, एक आइडिया कन्वे करने के लिए लिख रहे हैं। तो आपकी भाषा जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ लिसनर जो है वो जुड़ सके। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो रेडियो है वो लैंग्वेज ऑफ द मासेस का मीडियम है, यानी सुनने वालों की भाषा का माध्यम है। जैसे सुनने वाले वैसी भाषा। सुनने वाले कौन है? आम लोग हैं। अगर आप एक लिटरेरी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें आपकी भाषा थोड़ी लिटरेरी हो सकती है, क्योंकि वहां पर आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो उस तरह की है जो लिटरेचर पढ़ती है, जो इस तरह की मुश्किल भाषा पढ़ती है। लेकिन फिर भी आप ये नहीं मान सकते हैं कि आपका लिटरेरी कार्यक्रम सिर्फ लिटरेचर में जिनकी रुचि है वही सुन रहे हैं। तो आप कभी कभी उसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत लिटरेरी हों, जो थोड़े से मुश्किल हों, लेकिन फिर भी आपकी भाषा ऐसी नहीं हो सकती कि आम लोगों की समझ में आए ही नहीं। तो एंगेजेस द लिसनर्स इनटू द स्टोरी। तो आपकी कहानी जो है उसके साथ आप लिसनर्स को बांध सकें, जोड़कर रख सकें। वो कहें कि मुझे इस कार्यक्रम के अलावा कुछ और सुनना ही नहीं है, मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूं, यही कार्यक्रम सुनना चाहता हूं। इसीलिए आपने देखा होगा कि रेडियो के कुछ कार्यक्रम बहुत पॉपुलर होते हैं और कुछ कार्यक्रम उतने पॉपुलर नहीं होते हैं। तो जो पॉपुलर होते हैं उसमें ऐसा क्या खास होता है? उसमें स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी होती है, उसमें जो इनपुट्स हैं बहुत अच्छे होते हैं, उसमें लिसनर्स को समझकर उस स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है जो एंकर है। लेकिन एंकर की प्रेजेंटेशन जो है वो डिपेंड करती है स्क्रिप्ट के ऊपर। अगर आपने उसको अच्छे इनपुट्स दिए ही नहीं हैं तो बोलने वाला कितना भी अच्छा बोलता हो, लेकिन क्या करेगा? आपने एक वर्ल्ड क्लास कुक को सड़ी हुई सब्जियां पकड़ा दी, अब वो क्या खाना बनाएगा? उस खाने में कैसे टेस्ट आएगा? है ना, नहीं आ सकता। इसी तरह से एक बहुत अच्छा एंकर हो, प्रेजेंटर हो, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो वो अपने लिसनर्स को नहीं बांध पाएगा, वो उनको अपने साथ नहीं जोड़ के रख पाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि एंगेज रखने के लिए आपकी स्टोरी की भाषा, उसका तरीका बहुत अच्छा हो और उस स्टोरी में एक फ्लो हो, किसी भी तरह के जर्क्स ना आए। जो आपकी स्क्रिप्टिंग है वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि एक चीज से दूसरी चीज मिले, एक वाक्य से दूसरा वाक्य मिले, एक सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट मिले। एक लिसनर जो है वो आपके कार्यक्रम के साथ फ्लो करे, ट्रैवल करे, उसको लगे कि वो भी धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है आपके साथ में। जब ऐसा होगा तब आपका लिसनर आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो ये नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और किसी भी स्क्रिप्ट का ऐसा हिस्सा है जो ये तय करती है कि कार्यक्रम कामयाब होगा या कार्यक्रम को जल्दी ही बंद करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ये अभी आपको बताया कि कैसे आप लिसनर को एंगेज करें, भाषा की बात की, आप एक सीन क्रिएट करते हैं क्योंकि विजुअलाइजेशन करवानी होती है। रेडियो जो है विजुअलाइजेशन का माध्यम है, जहां पर शब्दों से, जहां पर ऑडियो इनपुट से लिसनर्स को जो है आप ऐसी स्थिति लाते हैं जहां पर लिसनर्स चीजों को इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। तो आपको लिसनर को एंगेज करना है बाय सेटिंग अ सीन। आप कभी कभी सवाल उठाकर जो है वो भी अपने लिसनर्स को एंगेज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि क्या भारत तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगा, चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगा, क्या भारत ये श्रृंखला जीत पाएगा, आपने एक सवाल उठाया कार्यक्रम की शुरुआत में ही, और फिर आप कहते हैं कि हम इसके बारे में और बात करेंगे और जानकारी लेंगे। अब जो क्रिकेट के दीवाने लोग हैं, जो और भारत में तो खास तौर से बहुत से लोग हैं, एक अलग ही धर्म कहा जाता है, तो वो लोग उस कार्यक्रम से जुड़ेंगे कि अरे बात हो रही है श्रृंखला की, बात हो रही है क्रिकेट की, है ना। कभी कभी आप अजीब सी आवाजें निकालते हैं, आपने देखा होगा जो प्रेजेंटर्स हैं, एंकर्स हैं, वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हैं। तो इस तरह से भी लिसनर्स को अपने साथ जोड़ा जाता है, थोड़ा मनोरंजन के माध्यम से। फिर एक कैरेक्टर बना दिया जाता है। एक प्राइवेट चैनल है, वहां पर पिक्चर पांडे हैं, रेडियो का बच्चन है, इसी तरह से अलग अलग आपने सुने होंगे एफएम चैनल्स पर नए नए तरह के कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं। तो उन कैरेक्टर्स के साथ, उस एंकर के साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, उस कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर जो है वो लिसनर्स के लिए क्रिएट किया गया है। उसके बाद
सीन चेंज, आपने एक अलग अलग सीन्स की बात की। फोर शैडोइंग का मतलब ये हुआ कि जो आने वाला है आपने उसके बारे में थोड़ा सा हिंट अपने लिसनर्स को दिया। अगर आप एक गाना प्ले करने वाले हैं तो आप उसके बारे में एक हिंट देते हैं कि अब हम आपको एक ऐसा गाना सुनवाएंगे जो कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार दोनों ने गाया था, एक ही फिल्म में गाया था, लेकिन जो किशोर कुमार का गाया हुआ गाना है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब आपने क्या किया, यहां पर उत्सुकता थोड़ी सी जगा दी अपने लिसनर्स की। वो भी अपने दिमाग की बत्तियां जला रहे हैं कि अच्छा कौन सा ऐसी पिक्चर थी जिसमें किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी दोनों ने गाना गाया था, एक ही गाना गाया था, अच्छा कौन सी पिक्चर थी। अब धीरे धीरे आपने उनकी उत्सुकता बढ़ा दी और आपने अभी वो गाना नहीं चलाया, आपने कुछ और चलाया, लेकिन वो लिसनर आपके साथ जुड़ा रहेगा ये जानने के लिए कि ये कौन सा गाना था भाई जो किशोर कुमार ने भी गाया और मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया। मतलब दो महान गायक, किसी के बारे में भी ये कहना कि वो दूसरे से बेहतर था ये बहुत ही नाजायज होगा, क्योंकि दोनों की अपनी विधा थी, अपना तरीका था और दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है। कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से किशोर कुमार के दीवाने हैं, कुछ लोग हैं जो मोहम्मद रफ़ी की रेशमी आवाज के दीवाने हैं कि क्या आवाज थी और क्या सुर था, है ना। सो दोनों के अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, तो ये लोग जानना चाहेंगे तो दोनों के फैंस जुड़ जाएंगे। किशोर कुमार के फैंस कहेंगे देखा किशोर कुमार बेटर थे, और जो मोहम्मद रफ़ी के फैंस हैं वो सोचेंगे अरे ऐसा भी कोई गाना था, जरूर म्यूजिक डायरेक्टर ने कुछ गड़बड़ की होगी या अच्छा पीस नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी कौन सा गाना था। तो आपने ऐसी फोर शैडोइंग करके, ऐसा सवाल उठाकर उत्सुकता जगा दी और इस तरह से लिसनर्स को आपने एंगेज कर लिया, एक सस्पेंस आपने क्रिएट कर दिया और उसके माध्यम से आपने अपने लिसनर्स को एंगेज कर लिया। अब क्या क्या ऑडियो इनपुट्स आपकी स्क्रिप्ट में हो सकते हैं ये भी आपको तय करना है। देखिए चैनल आईडी सबसे पहले चलती है, जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो चैनल आईडी चलती है। फिर उस चैनल आईडी का मतलब जो चैनल का एक सिग्नेचर ट्यून होती है जो बताती है कि ये इस चैनल के आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम आईडी, एक प्रोग्राम की सिग्नेचर ट्यून अलग से बनाई जाती है, हर कार्यक्रम की एक सिग्नेचर ट्यून होती है जिसको प्रोग्राम आईडी बोलते हैं, सो वो चलाना जरूरी है। फिर न्यूज़, क्या न्यूज़ होगी उसमें, या इंटरव्यूज़ होंगे, या कमर्शियल्स मतलब एडवर्टीजमेंट्स होंगी, क्या उसमें संगीत होगा यानी गाने होंगे, किस तरह के गाने होंगे, हिंदी फिल्म म्यूजिक के गाने होंगे, वेस्टर्न म्यूजिक होगा, क्लासिकल म्यूजिक होगा, सेमी क्लासिकल होगा, वेस्टर्न क्लासिकल होगा, सो किस तरह का म्यूजिक रहेगा। साउंड इफेक्ट्स, कहाँ कहाँ पर आप साउंड इफेक्ट्स देंगे, किस तरह के साउंड इफेक्ट्स देंगे, क्या उसमें कोई एक रिपोर्ट जाएगी, अगर आप एक मैगजीन प्रोग्राम बना रहे हैं तो कौन सी रिपोर्ट जाएगी, कौन कौन उन रिपोर्ट को बनाएगा, कितनी ड्यूरेशन की वो रिपोर्ट होगी। फिर कमेंट्री, कमेंट्री जैसा मैंने पहले कहा, यहां पर कमेंट्री का मतलब है जो न्यूज वाली कमेंट्री होती है, यानी एक्सपर्ट का व्यू, या टॉक रहेगी। टॉक तो रेडियो का सबसे पुराना फॉर्मेट है जिसमें कि एक एक्सपर्ट आकर अपनी बात कहता है, आपको किसी चीज के बारे में जानकारी देता है। कमेंट्री और टॉक में ये फर्क है कि कमेंट्री जो है वो किसी एक मुद्दे पर एक एक्सपर्ट का ओपिनियन है, व्यू है। टॉक जो है वो ज्यादातर किसी भी एक चीज के बारे में जानकारी है, उसमें किसी भी तरह का व्यू या ओपिनियन नहीं है। कमेंट्री जो है वो निश्चित तौर पर किसी न किसी विषय के बारे में एक व्यू या ओपिनियन होता है। और पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट का मतलब जिससे जनता को, आप जो है आम लोगों को या अपने लिसनर्स को कोई जानकारी देना चाहते हैं, अगर आप उनको बताना चाहते हैं, जैसे जब कोरोना का समय चल रहा था और कोरोना की वैक्सीन की बात हो रही है, तो कहाँ वैक्सीन लगेगी, किसको लगेगी, हैं, आपको कोरोना से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, हाथ साफ करने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, ये सब पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट हैं। अगर जैसे वेदर फोरकास्ट और वार्निंग की बात की कि जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर रेडियो के माध्यम से ये अनाउंसमेंट्स की जाती हैं कि आज साइक्लोन आने की संभावना है, तो जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो अपने अपने घरों को से थोड़ा दूर चले जाएं, अपने अपने सामान की सुरक्षा की तैयारी कर लें। तो ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं, तो आप ये भी तय करेंगे कि क्या क्या ऑडियो इनपुट रहेंगे। ठीक, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस।
आपका जो एक कॉलम होता है उसमें तो आपकी नरेशन रहेगी, गानों की डिटेल्स रहेगी, ऑडियो इनपुट्स रहेगा, ठीक है। फिर एक कॉलम होता है जिसमें आप बताते हैं कि ये इसके बाद आएगा, इतनी देर का आएगा। अच्छा, गाना जो है जब एंकर बोल रहा होगा तो उसके बोलते बोलते ही क्या गाना शुरू हो जाएगा, क्या फेड इन होगा गाना, फिर फेड आउट होगा, कितनी देर का गाना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस हैं। क्योंकि रेडियो में जो एंकर होता है, प्रेजेंटर होता है, उनके साथ में कभी कभी एक प्रोडक्शन असिस्टेंट भी होता है या एक टेक्निकल पर्सन होता है जो उनकी मदद करता है अलग अलग ऑडियो इनपुट्स को चलाने के लिए। अगर नहीं भी है तो एंकर को पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है। तो एक पूरा फ्लो चार्ट है आपकी स्क्रिप्ट। आपकी स्क्रिप्ट सिर्फ जो है, जब आप एक एफएम का कार्यक्रम मान लीजिए बना रहे हैं तो एक फ्लो चार्ट है। आप जब डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तब भी वो एक फ्लो चार्ट है कि यहां पर नरेटर आएगा, उसके बाद ये एक्सपर्ट आएगा, फिर ये रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद नरेटर आएगा, फिर मेल नरेटर आएगा, फीमेल नरेटर आएगा। सो ये आपका पूरा एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इसी तरह जब ड्रामा होते हैं तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स के डायलॉग्स होते हैं, क्या साउंड इफेक्ट्स रहेंगे, कितनी देर का साउंड इफेक्ट रहेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस आपकी स्क्रिप्ट का हिस्सा होती हैं और हिस्सा होनी चाहिए, तभी वो एक कंप्लीट स्क्रिप्ट कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग जो है उसमें बेसिक स्टेप्स क्या हैं। हमने योजना की बात कर ली, कैसे स्ट्रक्चर करना है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग करते हुए किन चीज़ों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। किसी भी तरह की स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। गेट अ गुड ब्रीफिंग, नो योर लिसनर। जब आपको प्रोड्यूसर ने कहा कि आप स्क्रिप्ट लिखिए तो आप उनसे पूरी जानकारी लीजिए और उनसे पूछिए कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम का फॉर्मेट क्या होगा, हम किसके लिए ये कार्यक्रम बना रहे हैं, ऑडियंस क्या है, किस समय पर जाएगा। जो हमने एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग की बात की थी, वो सब चीज़ें आप अपने प्रोड्यूसर से या प्रेजेंटर से पूछिए कि क्या है, क्या हमारा मोटिव है, क्या कंटेंट आप चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, कितने दिन मुझे मिलेंगे ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए, क्या बजट है। सो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ब्रीफिंग का हिस्सा हैं, जो आपको करनी चाहिए बहुत ही डिटेल में। आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है ये सब चीज़ें पूछने से, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे तो आप तय नहीं कर पाएंगे कि किस तरह की अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी है। उसके बाद डू रिसर्च अबाउट द टॉपिक। अब आपको एक विषय मिल गया, आपको बता दिया गया उद्देश्य क्या है, उसके बारे में पूरी रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के लिए आपके पास लाइब्रेरी में किताबें हैं, आजकल तो इंटरनेट है, इंटरनेट पर आप कोई भी टॉपिक डालिए, आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ये भी बात याद रखिए कि जो सब कुछ जानकारी इंटरनेट से मिलती है वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि सब लोग जो हैं इंटरनेट पर जाते हैं और जो जानकारी मिलती है उसको अपने कार्यक्रम का हिस्सा बिना सोचे समझे बना लेते हैं। तो जो भी जानकारी आपको मिल रही है उस जानकारी को आप कंफर्म कीजिए, किसी और सोर्स से भी कंफर्म कीजिए। सिर्फ इंटरनेट की जानकारी को 100% सही मानकर आप आगे मत बढ़िए। उसके बाद जब आपने रिसर्च कर ली पूरी, तो एक कंटेंट की आउटलाइन बनाइए कि अच्छा ठीक है, अब ये मैं जो कार्यक्रम बना रहा हूँ ये इस बारे में है और इसकी एक मोटी मोटी आउटलाइन ये है। दिमाग में उस आउटलाइन को बनाने के बाद थोड़े बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए और फिर उसके बाद एक पहला ड्राफ्ट बनाइए। आउटलाइन में आपने बुलेट पॉइंट्स लिखे कि इनमें मैं ये ऑडियो इनपुट्स शामिल करूंगा। उसके बाद आपने उन ऑडियो इनपुट्स के बारे में सोच के एक पहला ड्राफ्ट अपना बना लिया कि ये मेरी स्क्रिप्ट रहेगी। उसको ऐसा नहीं है पहला ड्राफ्ट बनाते ही आप भागे भागे प्रोड्यूसर या एंकर के पास गए कि साहब मैंने लिख ली स्क्रिप्ट। आप उसको पढ़िए जोर से, उसको टाइम कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए कि ये जो स्क्रिप्ट है जब ये एयर पर जाएगी, मतलब रेडियो पर प्रसारित होगी, तो कैसी लगेगी। क्या मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें फ्लो है, क्या उसकी भाषा जो है वो सही है, क्या उसकी व्याकरण सही है, क्या वो भाषा ऐसी है कि लिसनर उसके साथ जुड़ सके। तो ये सब चीज़ें जब आप जोर से पढ़ते हैं तो आपको पता चलती हैं। इसमें एक और टिप मैं आपको देता हूं कि आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जब आप अपनी स्क्रिप्ट को जोर से पढ़ रहे हैं तो आजकल तो हर मोबाइल में ऐप आती है जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए
और फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनिए। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी स्क्रिप्ट कैसी है। यदि वो स्क्रिप्ट में आपने कुछ ऐसा लिखा है जिससे आप चाहते हैं कि आपके लिसनर के होंठों पर मुस्कान आए, तो जब आप अपनी स्क्रिप्ट को खुद सुनेंगे आपके साथ भी वैसा होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी स्क्रिप्ट में कमी है। आप फिर अपनी स्क्रिप्ट को रिव्यू करते हैं। आपने आंखें बंद करके जो रिकॉर्डिंग की थी उसको सुना, विजुअलाइज किया, फिर जो जो कमियां आपको लगी वो अब आपने उसको ठीक किया और अपनी स्क्रिप्ट को और छोटा कर दिया और सिंपल कर दिया, है ना। आपने वर्ड्स जो लेने हैं वो इस तरह के लेने हैं जिनका उच्चारण मुश्किल ना हो। डू नॉट यूज वर्ड्स विच आर हार्ड टू प्रोनाउंस। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। आपने इंप्रेस करने के लिए एक बहुत ही मुश्किल शब्द ले लिया और आपको लगा कि वाह, आपकी भाषा की जानकारी से सब मोहित हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल यह है कि वो जो भाषा की आपकी जानकारी है वो आपकी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके लिसनर्स की भी उतनी जानकारी है। देखिए, रेडियो प्रोग्राम या किसी भी मीडिया के लिए काम करते हुए, स्क्रिप्ट लिखते हुए एक चीज का ध्यान रखें कि जिसके लिए आप वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, यानी आपकी ऑडियंस, उसको आप ये ना समझें कि वो कुछ नहीं जानते। वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि वो सब कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए जो शब्द आप जानते हैं, आपने एक भारी सा शब्द डाल दिया अपने स्क्रिप्ट में, अब सब परेशान हैं। जो एंकर है वो भी परेशान है कि ये कैसे बोला जाएगा, है इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है और सही प्रोनाउंसिएशन है या नहीं है। अब अगर उसने गलत उच्चारण किया तो सुनने वाले की नज़र में तो वो एंकर जो है, बहुत अच्छा एंकर होने के बावजूद उसकी इज्जत कम हो जाएगी, आपके चैनल की इज्जत कम हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे शब्दों को ना यूज करें जिनकी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल हो। उसके बाद टेक्स्ट राइट ना करें। टेक्स्ट राइट का मतलब है आप प्रिंट की भाषा का इस्तेमाल ना करें। आप ऐसी भाषा ना लिखें जो बहुत गूढ़ हो, जिसको समझने के लिए दोबारा उसको पढ़ना पड़े। तो आपकी भाषा रेडियो की भाषा होनी चाहिए। और हर सेंटेंस में 12 शब्द से ज्यादा ना हो। ये कोई ऐसा लिखित विधान नहीं है, लेकिन ये विभिन्न जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, 120 साल से ब्रॉडकास्टिंग चल रही है। 120 साल में जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हुए, उन्होंने जब कार्यक्रम किए तो उसके बाद कुछ गाइडलाइंस बनती हैं। जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं ये गाइडलाइंस हैं। ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर हो रहा है। ये कहीं पर कानून नहीं बन गया है कि आपको ऐसा ही करना है। लेकिन जब अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स ने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए, तब उनके अनुभव से जो निकल कर आया वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो उसी अनुभव से ये निकल के आया कि अगर एक वाक्य में 12 शब्द हैं तो वो मोर देन इनफ हैं। आपके सेंटेंस रेडियो के लिए छोटे छोटे होने चाहिए, क्योंकि आपके लिसनर के पास वापस जाने की सुविधा नहीं है। तो जब वापस जाने की सुविधा नहीं है तो उसको एक ही बार में समझ में आना चाहिए। तो एक ही बार में समझ में आए, इसके लिए ये जरूरी है कि आपकी भाषा सिंपल हो और सेंटेंसेस छोटे हों। तो 12 शब्द आप ये ध्यान में रख लीजिए। अगर आप 12 शब्दों का सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इसलिए भी जरूरी है कि जब आपके ध्यान में रहेगा तो आपको ये ध्यान हमेशा रहेगा, ये संज्ञान में रहेगा आपके, ये आपको याद रहेगा कि मुझे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे वो बड़े सेंटेंसेस को छोटा कर दीजिए। फिर आप जब कोई भी स्टोरी दे रहे हैं, आप कोई जानकारी दे रहे हैं, तो अगर वो जानकारी ऐसी है जो कि किसी एक व्यक्ति की ही है तो आप उस सोर्स का नाम लें। अगर आप कोई कोट कर रहे हैं, है ना, तो उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने वो कहा था। ठीक है। उसके बाद कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स का, साधारण शब्दों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि ये रेडियो स्क्रिप्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो भाषा है वो साधारण होनी चाहिए, वो आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। की रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स हेल्प द लिसनर टू गेट द मैसेज। अगर आपका कार्यक्रम जो है वो अवेयरनेस के लिए है, एजुकेशन के लिए है,
तो आपको अपनी स्टेटमेंट, जैसे अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें मैं कितनी सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं। क्यों रिपीट कर रहा हूं? इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि वो जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर आप तक पहुंचे। ये बिल्कुल आपके मानस में छप जाए बात कि रेडियो की भाषा आम बोलचाल की भाषा है। यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। तो इसी तरह से जब आप एजुकेट कर रहे हैं या अवेयर कर रहे हैं तो उसमें जो की स्टेटमेंट्स हैं उनको रिपीट किया जाता है ताकि लिसनर तक वो मैसेज, वो संदेश इतने जोरदार तरीके से पहुंचे कि वो उसको भूले नहीं। ठीक है। उसके बाद राउंड ऑफ फिगर्स और नंबर्स। अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि 32,16,343, आप कह सकते हैं लगभग 32 लाख लोगों ने इस पिटीशन पर साइन किया है, क्योंकि 32,16,343 कौन लिसनर याद रखना चाहता है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें ठीक है, आप बताते हैं कि उन्होंने 3 गोल किए हैं, लेकिन आप ये कहें कि 15वें मिनट और 27वें सेकंड में किया, कोई जरूरी नहीं है 15वें मिनट में गोल किया, इतना भी काफी है। क्योंकि रेडियो में ज्यादा संभावना नहीं है इन चीजों की, इसलिए राउंड ऑफ करें और सिंबल्स और फ्रैक्शंस को लिखें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट को किसी और ने पढ़ना है। शायद हर बार आप प्रेजेंटर नहीं होंगे, हो सकता है प्रेजेंटर और एंकर कोई और हो, तो उनकी सुविधा के लिए जो आप सिंबल्स और फ्रैक्शंस लिख रहे हैं उसको आप शब्दों में लिखें, वैसे ही ना लिख दें उसको। एब्रीविएशंस ना लिखें। आपने लिखा ILO, अब अगर एंकर ने उसको पहले से नहीं पढ़ा था तो वो ईलो पढ़ देगा उसको। अगर आपने अमेरिका के लिए US लिखा है और उसने उसको पढ़ दिया अस, तो अब ये एब्रीविएशन लिखने से जो आप लिख रहे हैं अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो अगर आप US भी लिख रहे हैं तो U.S. लिखें ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि आप U और S अलग अलग कहना चाहते हैं, अस नहीं कहना चाहते हैं। तो एब्रीविएशंस का इस्तेमाल ना करें। फोनेटिक स्पेलिंग लिखें। यही बात जो आपको मैं बोल रहा हूं कि अब आप अगर एक मुश्किल शब्द है या किसी देश का नाम है, मान लीजिए मुश्किल है, या कोई ऐसा शब्द है जिसको कि लगता है कि समझने में एंकर को मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसको स्क्रिप्ट में शामिल करना जरूरी है, तो आप उसके वो ब्रैकेट में उसका उच्चारण भी लिख दें, है ना। और रिदम होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, आपकी स्क्रिप्ट में फ्लो होना चाहिए। लिसनर आपकी स्क्रिप्ट के साथ ट्रैवल करे, वो भी आपके साथ साथ एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाए। उसको ये महसूस ही ना हो कि आपका जो 1 घंटे का कार्यक्रम था वो कब खत्म हो गया, और उसको लगे अरे 1 घंटा हो गया। उसको और की चाहत होनी चाहिए। जब आपकी स्क्रिप्ट में एक रिदम होगी और उस स्क्रिप्ट की भाषा ऐसी होगी कि स्पीच में भी रिदम हो, तो फिर लिसनर आपके साथ जुड़ा रहेगा, वो आपको और सुनना चाहेगा, है ना। डबल स्पेस में लिखें ताकि पढ़ने में आसानी हो, अगर कोई करेक्शन भी हो तो उसके लिए जगह हो। बड़े बड़े शब्दों में लिखें ताकि न्यूज कास्टर को पढ़ने में आसानी हो, है ना। ऑल स्पोकन लाइन्स शुड बी टाइप्ड इन बिग एंड स्मॉल लेटर्स। सारा कैपिटल या अपर केस में ना लिखें, उसको सेंटेंस केस में लिखें, ये एक जरूरी है। ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड नॉन स्पोकन लाइन्स शुड बी टाइप्ड इन बिग और कैपिटल लेटर्स, क्योंकि आपकी जो नरेशन है वो आपने बिग और स्मॉल में लिखी है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप कोशिश करें कि बड़े अपर केस में लिखें और कैपिटल लेटर्स में लिखें और बोल्ड भी कर दें अगर, तो उसको पता चल जाएगा जिसने भी वो गाना प्ले करना है या एंकर ने कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये नरेशन का हिस्सा नहीं है। और अपनी स्क्रिप्ट की एक डुप्लीकेट बनाकर रखें, ये बहुत जरूरी है। बाय चांस अगर स्क्रिप्ट गुम हो जाए, आजकल तो कंप्यूटर पर सारा काम होता है, मेल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी उस कहीं पता चला फाइल ही आपकी डिलीट हो गई तो उसकी एक कॉपी बना लें और हर सेंटेंस को एक पैराग्राफ की तरह लिखें ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि ये अलग से चीज है। हर एक पेज को नंबर दें, हर एक पेज पर जो पैराग्राफ है वो खत्म हो, वो वहां पर डिसकंटिन्यूड ना रहे। अपनी स्क्रिप्ट को साफ रखें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाएंगे और एज अ स्क्रिप्ट राइटर आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अभी आपने जाना कि रेडियो के लिए स्क्रिप्ट को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। राइटिंग फॉर रेडियो की इस सीरीज में और भी इसी तरह आपके लिए CEC गुरुकुल लाइव में लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।